स्टार्ट करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, देखेंगे। हमने बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और उसमें जो सब योजना सब था उसके बारे में हमने आप लोग को बता दिया था। अब जो महत्वपूर्ण कुछ खबरें जो पिछले एक साल में लगभग हम लोग नवंबर दिसंबर से लेकर अभी तक में बिहार में जो सब प्रमुख खबरें रही हैं उन सारी खबरों को हम लोग देखेंगे। और इसमें खेल, स्पोर्ट्स, योजना, जो भी सारी चीज़ें रहेंगे उसको हम लोग देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बिहार करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी प्रश्न आवे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट और जो ये हम बिहार का जो भी पढ़ाएंगे, इनसे आपका सारे लगभग करंट अफेयर्स आपका शुरू हो जाएगा। और अब जो है एग्ज़ाम का 50 दिन अप्रॉक्स बचा हुआ है लगभग, तो आप लोग तैयारी अंतिम चरण में बेहतर तरीके से स्टार्ट कीजिए। इससे आपका जो है सो अब समय पढ़ने के साथ साथ रिवाइज करने का है, तो डेली जो है रूटीन बना के डेली आप उसको रिवाइज भी कीजिए, इससे आपका बेहतर होगा। तो ये हम लोग का आज से हम लोग शुरू किए हैं। तो कि इसमें है कि बिहार करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्फॉर्मेटिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ कहाँ बना है, ये कौन बने हैं, ये क्या किए हैं, मिलान का बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स आप देखिएगा तो इसी टाइप का प्रश्न आपसे प्रश्न जो है अधिक पूछे जाएंगे। आपसे बिहार रिलेटेड कोई भी जो जटिल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो वो जैसे बिहार का जो हम बताए थे रिपोर्ट जो आया था महापंजीयक का स्वास्थ्य सेवा रिलेटेड, उस टाइप का प्रश्न जो है आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो नहीं तो सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न जो है बिहार करंट अफेयर रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं कि आपका बिहार के रिलेटेड नई घटनाओं के बारे में आपके पास कितनी बेहतर जानकारी है और बिहार में घटित जो हो रही है नई घटनाएं उसके बारे में आप कितना जानकार हैं। तो इसको लेके और इससे कभी कभी 5 से 10 प्रश्न के बीच में, कभी 4 5, कभी 10, कभी उससे कम, इस टाइप के प्रश्न आपके इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के, तो सबसे पहला है कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार सरकार में महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, महिलाओं को ड्राइविंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, गाड़ी चलाने का, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इसके लिए 8 जिलों का चयन किया गया। कितना जिलों का? तो आपसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कितने जिलों का हाल ही में महिला ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए चयन किया गया है। तो ये अगला है कि जो ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता है उसके विजेता कौन बने हैं। तो इससे आपको 2 प्रश्न बन सकते हैं। जो बिहार का बीपीएससी का स्पेशली ट्रेंड रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कि कुमार गौरव किस खेल के खिलाड़ी हैं। जैसे देखते हैं बीपीएससी प्रश्न पूछता है कि रश्मि कुमारी किस खेल से खिलाड़ी रही है, तो उसी टाइप के आपसे पूछ सकता है कुमार किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो कुमार गौरव किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं शतरंज के। फिर उन्होंने अभी क्या किया है, तो जो ऑल इंडिया केजीसीए प्रतियोगिता हुआ था उसके वो विजेता बने हैं। और फिर आपसे पूछेगा वे किस जिला के रहने वाले हैं, तो आपसे ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। वेट एक मिनट। चलिए, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे हम लोग का है पटना हाईकोर्ट के, जो पटना हम लोग का जो हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो इस कहा जाएगा कि पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। तो नए न्यायाधीश बने हैं विपिन पंचोली। और यही जो इनका जो चयन होता है वो जो आप लोग पढ़ते होंगे विवादित जो प्रणाली है कॉलेजियम प्रणाली, उसी कॉलेजियम प्रणाली के तहत होते हैं। और कॉलेजियम प्रणाली में एक न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य, मतलब एक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, वही चारों मिलके जिन नामों को नियुक्त सजेशन देते हैं उन नाम उनको जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद अभी इस जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है कि जो
हमारा जो बिहार सरकार जो है वो हर वर्ष इस चीज़ का आयोजित करती है, जिसका नाम है राज्य स्तरीय वन महोत्सव। क्या है? राज्य स्तरीय वन महोत्सव। तो इसमें ऑप्शन देगा कि इसका शुभारंभ किसने किया है। तो किसने किया है? सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है, और अपना जो एक अने मार्ग है उस पे किया है। और जो नीतीश कुमार जी का जो मुख्यमंत्री आवास है एक अने मार्ग पे, उसका नाम है संकल्प आवास। क्या नाम है? संकल्प आवास, उस आवास का नाम है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है बिहार सरकार के उद्योग विभाग। तो ये करंट अफेयर्स पिछले साल भी चर्चा में था और इस साल भी चर्चा में है। बिहार सरकार का जो उद्योग विभाग है उसने नवानगर, ये बक्सर है, और कुमारबाग पश्चिम चंपारण। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न आंसर सोल्व करने से बेहतर है कि इस फॉर्म में आप लोग जब याद कर लीजिएगा तो वो आसपास की चीज़ें भी याद रहेगी। तो विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे एक ही जगह जो है बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी सुविधाएं रहती है, क्लियरेंस सिस्टम रहता है, सारी सुविधाएं एक साथ रहती है। तो वो नवानगर और कुमारबाग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में बनाने का निर्णय लिया गया है। और भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन था? यह भी प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। गुजरात का कांडला भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, जिसकी शुरुआत 2004-05 में हुई थी। अगला है अटल कला भवन का शिलान्यास, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्हीं के नाम पे कला भवन का उद्घाटन किया गया है श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल, बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट कैंसर का इलाज के लिए जो महावीर कैंसर संस्थान है फुलवारी शरीफ में, उसके लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना है बाल कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए। वो क्या चीज़ है? इसका नाम, देश का पहला, जिसका नाम है महावीर बाल कैंसर अस्पताल, और ये कहाँ है? फुलवारी शरीफ में। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है? बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो भी ऑप्शन दे दे तो उसमें बिहार आपका आंसर रहेगा। ये देखिए, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए, मतलब बाढ़ के बारे में जानकारी पहले से पता रहे और उसके बारे में हम बाढ़ आपदा प्रबंधन पहले से करें, इसके लिए एशिया का दूसरा तथा विश्व का 5वां फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर, मतलब बांध के बारे में, बाढ़ आने के बारे में, उसके बारे में सारी जानकारी आपको पहले से दी जाएगी और उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ बना है? सुपौल, बीरपुर, ये जगह है, नेपाल बॉर्डर के पास है। और खास करके जो कोसी नदी है उसके कटाव से भारी क्षति होती है, तो उसी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एशिया का दूसरा तथा विश्व का 5वां फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ निर्माण किया गया है? बीरपुर, सुपौल में। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तो बिहार, जो भारत सरकार का जो भी भारतीय परमाणु ऊर्जा मिशन आया है बजट में, जो कि 20,000 करोड़ रुपये का बजट है, उसी में कहा गया था कि भारत जो है छोटे परमाणु फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे। उसी योजना के तहत जो है भारत सरकार ने कहा है कि बिहार में पूर्वोत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा, और ये नवादा में बनाया जाएगा। और इसके लिए नवादा में रजौली नामक जगह का चयन किया गया है। नवादा में, रजौली में तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे। पटना में निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये बिहार का पटना का निजी यूनिवर्सिटी है, जैसे संदीप फाउंडेशन है, के यूनिवर्सिटी है, ये सब बिहार का निजी यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से ये भी एक सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी है। अगला है नंदनगढ़ महोत्सव। आप लोग इतिहास से जुड़े होंगे तो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का जो स्तंभ लेख है, उससे संबंधित ये स्थान है। और नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो लोरिया, जो आप लोग का स्थान है पश्चिम चंपारण में, वहीं पर एक स्टेडियम है साहू जैन स्टेडियम, वहीं पर ये इसका आयोजन किया गया। बिहार के कला और संस्कृति विभाग द्वारा मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया मधुबनी में। तो आपसे पूछेगा हाल ही में मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिथिला के ही 4 जिला दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा का नाम दे दे, तो पढ़े नहीं रहिएगा तो कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा मधुबनी जिला। पटना विश्वविद्यालय का 107 वर्षों के इतिहास में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। तो 107 अब जाके 2025 में 108 वर्ष हो गया है। तो 107 वर्षों के इतिहास में मैथिली मृणाली ये महिला है। और जो पटना का जो छात्र संघ का चुनाव होता है, तो पटना जैसे हर यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ का चुनाव होता है, तो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी।
ये आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। कोसी और मेची लिंक नदी परियोजना को भारत सरकार ने, एक भारत सरकार का योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इस योजना के तहत जो है कोसी और मेची नदी को एक दूसरे से जोड़ने का ऐलान किया है। मेची किसकी सहायक नदी है? मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है मेची। और इसी मेची नदी को कोसी नदी से ऐड किया जाएगा और इसके लिए अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक, तो कोसी और मेची लिंक नदी परियोजना। अगला हम लोग का है बक्सर जिला में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका शुभारंभ किया है बिहार के कृषि विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, इन्हीं के पास। और यही जो है इन्हीं के पास, तो ये बिहार के कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। बिहार के नगर एवं आवास विभाग, इसके मंत्री हैं बिहार में जीवेश कुमार मिश्रा जी। तो बिहार के नगर एवं आवास विभाग ने राज्य में सभी शहरों में संयोजित विकास, मतलब जैसे हम लोग एक होता है ना कि अलग तरह के अथॉरिटी गठन करते हैं, तो ही जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के किस विभाग ने बेहतर नियोजन, नगर निगमों को बेहतर विकास और उसके मतलब समावेशिता के लिए जो है एक जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन का मंजूरी दिया है। और ये हर जिला स्तर पे विकसित होगा, जिसका काम क्या रहेगा? जिला को बेहतर नगरीय सुविधाओं के रूप में शहरों का विकास करना। तो ये गठन कौन क्या करेगा? बिहार का नगर और आवास विभाग। ये योजना बिहार सरकार का जो महिला संवाद अभियान है, इस बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं, इस सारी योजनाओं के बाद को महिलाओं के खास करके जो रिलेटेड योजना है, उस योजनाओं को घर घर तक, ब्लॉक तक पहुंचाने के लिए बिहार में जो है महिला संवाद अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसका मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है, इसका मंत्रालय था ग्रामीण विकास विभाग। इस विभाग ने जो है इस योजना का शुरुआत किया था और इस योजना इसमें 250 करोड़ प्लस रुपया खर्च करने की बात हुई थी। राजनीतिक गतिरोध के कारण शायद ये योजना अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में है। इसमें था क्या कि एक पिंक टाइप का बस रहता था, छोटी गाड़ी, उसमें डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता था और उसमें बिहार सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी रहती थी। और उसको जो है गांव-गांव में जाके किसी मोहल्ला, टोला, चौक पे लगा दिया जाएगा और उसमें जानकारी दिया जाएगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है बिहार का जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। जैसे भारत में पहले से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दो भाग, शहरी और ग्रामीण, जैसे भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पहले चलता था इंदिरा आवास योजना, उसी का नाम बदल के कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसके भी दो भाग है, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद उससे भी जो बच जाएगा तो उसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाया है। और ऐसा करने वाला बिहार सरकार देश का पहला राज्य है कि जिन ग्रामीण व्यक्तियों को इन योजनाओं यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद घर नहीं मिलेंगे तो उसको किसके तहत आवास मिलेंगे? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। चलिए अगला है, हमारे मोदी जी कुछ दिन पहले रैली आए थे, तो ये प्रश्न पूछने का चलन 65 बीपीएससी का प्रश्न देखिएगा। तो उसमें प्रश्न इस टाइप का पूछा गया कि हाल ही में नीतीश कुमार जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया या कहाँ किया? तो इसके रिलेटेड बिहार के गोपालगंज मीरगंज में सभा था। तो उन्होंने मोदी जी ने घोषणा किया कि मधुबनी जिला में क्या बनाया जाएगा? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट क्या होता है? जो हम लोग का एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ, उस गैस सिलेंडर का रिफाइलिंग मतलब रिफिलिंग किया जाएगा, उसको भरने का कार्य किया जाएगा, उसी को एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहा जाता है। तो ये जो है नाम खोला जाएगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में कहाँ पर जो है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड बीपीसीएल ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाने का निर्णय लिया है। तो वो कहाँ पर किया है? बिहार के मधुबनी जिले में। और इसकी घोषणा कहाँ से मोदी जी ने की है? तो गोपालगंज के रैली से की थी। 22 और 23 अप्रैल को, जानते हैं कि 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो ही 22 और 23 अप्रैल को कुंवर सिंह के जयंती के शुभ अवसर पर पटना का जो मरीन ड्राइव का इलाका है वहाँ पे एयर शो आयोजित किया गया था और उस एयर शो का नाम था सूर्य किरण। और उस जिस टीम ने प्रदर्शनी किया था एरोबेटिक टीम प्रदर्शनी, जो हमारे
वीर कुंवर सिंह जी हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें एरोप्लेन विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दिखाया था पटना में मरीन ड्राइव पर एयर शो में जेपी गंगा पथ पर, और भारतीय वायुसेना उसमें साथ थी और उसकी टीम थी एरोबेटिक टीम प्रदर्शनी। और अभ्यास क्या नाम था उसका, सूर्य किरण। एक सूर्य किरण अभ्यास भी है जो भारत और क्या क्या चीज, हाँ क्या चीज फिर से बोलिए। नहीं ये तो नहीं पता। ये जो अभ्यास है ना ये है किसका, ये है एरोबेटिक टीम प्रदर्शन। हमको लगता है आप उसके बारे में बता रहे हैं कि जो हम लोग का जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष था, तो भारत सरकार ने बिहार के 6 शहरों का चयन किया था किसके लिए, मॉक ड्रिल के लिए। तो भी एक तरह से अभ्यास ही हुआ कि आपात स्थिति में नागरिक कैसे युद्ध से निपटा जा सके, तो उसके लिए सायरन बजाएगा तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 6 शहरों का चयन किया गया था बिहार के। तो ये अलग चीज़ है। इसमें जो है एयर जो भारत की जो वायुसेना है उसके विमानों ने एरोबेटिक प्रदर्शन किया था, उसका नाम रखा गया था सूर्य किरण। बिहार में शाही लीची की डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ, इस दोनों ने समझौता किया है। अब जो है ब्लिंकिट से अब ऑनलाइन जो है लीची को खरीद सकते हैं। तो इसको कौन आपको पहुंचाएगा, ब्लिंकिट जो कंपनी है जो मुख्यतः ग्रोसरी पहुंचाती है, लेज कुरकुरे चिप्स जो पहुंचाती है, अब लगभग सब चीज़ ऑर्डर कर लेती है वो। तो उसके साथ समझौता क्या है बिहार लीची उत्पादक संघ ने। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना स्टेशन के पास बन के तैयार हो गया है। ये डायरेक्ट जो है शुरू होता है इको पार्क, मतलब ये जो पार्क है उस पार्क के पीछे से जो स्टेशन के पास, और सीधे पटना जंक्शन के निकलता है। हाँ तो उसके लिए अंडरग्राउंड सबवे है और इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। अब बिहार का जो गया जी शहर है, गया शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गया जी शहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए कौन सा बैंक बनाने का निर्णय लिया है, जीविका बैंक। अब बैंक की बात आ गई तो एक करेंट अफेयर्स और लिख लीजिए। बिहार में ग्रामीण बैंक होता है, देखिए जो ग्रामीण बैंक होता है जिसको रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, इसको हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था, ठीक। तो बिहार में 2 ग्रामीण बैंक थे, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जिसमें से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक था। अब जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मिलाकर एक ग्रामीण बैंक बनेगा, जिसका क्या नाम रहेगा, बिहार ग्रामीण बैंक। तो ये भी आप इस बात को भी याद रखिएगा कि हाल ही में उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करके क्या बना दिया गया है, बना दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक। तो उसी के तर्ज जीविका समूह की जो दीदियां होती है उसको अब जीविका बैंक गठन किया जाएगा बिहार में। जीविका की शुरुआत 2007 ईस्वी में जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था, और बिहार में लगभग 10 साढ़े 10 लाख से प्लस जो है जीविका दीदी समूह रजिस्टर्ड है। भारत का पहला और देश का चौथा, मतलब बिहार का पहला और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा, राजगीर जो जू सफारी है राजगीर में, उसी में शेर है, तो उसी में जो है शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, उसको जो है पिछला बार जो हम लोग का पटना महिला कॉलेज है जो उसको जो है नैक ए ग्रेड की टीम मिली थी, नैक ए की मतलब ए ग्रेड दिया था नैक। नैक जो है नेशनल एक्शन है, मतलब मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद। ये जो है विश्वविद्यालय में मतलब कॉलेजों में उसके अवसंरचना, उसकी पढ़ाई, उसका कार्य प्रणाली, वातावरण, उसका प्लेसमेंट स्थिति, उनका इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको ग्रेडिंग देता है, ए प्लस प्लस बी सी ऐसे ग्रेडिंग देता है। तो उसी में ए ग्रेड दिया गया है किसको, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। और इन्होंने सबौर जो कृषि विश्वविद्यालय है इसने एक धान की किस्म विकसित किया है सबौर प्रताप। क्या विकसित किया है, तो ये भी लिख लीजिएगा, इन्होंने एक धान की किस्म विकसित किया है
सबौर प्रताप जो जलवायु सहिष्णु है और अत्यधिक उपज देता है। तो आपसे पूछेगा सबौर प्रताप किसकी किस्म है, तो किसकी किस्म है, धान की किस्म है। अगला है हम लोग का बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य में 32 पेड़, क्या है 32 पेड़, इसको 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। विरासत वृक्ष वैसे वृक्ष को होते हैं जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष या उससे अधिक है और वो महत्वपूर्ण है और जो है सभ्यता संस्कृति के साथ उसका संबंध है, तो इससे को बिहार सरकार विरासत वृक्ष घोषित करती है। तो आपसे पूछेगा कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, कितने को, 32 पेड़ों को। अभी हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं इसी के बगल में है बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज, जो कि करगिल चौक गांधी मैदान से शुरू होकर एनआईटी मोड़ तक आता है। इसकी कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है और यह बिहार का पहला डबल डेकर पुल है जो बन के तैयार हो गया है। ऐसे बिहार के छपरा जिला में भी डबल डेकर पुल पिछले 7-8 साल से बन रहा है, लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, कार्य प्रोसेस में ही है। लेकिन ये पटना था तो बन के तैयार हो गया। तो बिहार का पहला डबल डेकर पुल कहाँ बना है, पटना में। ई बोटिंग अपनाने वाला बिहार, जो मोबाइल के जरिए बोटिंग अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। और महिलाओं में विभा कुमारी बनी है तथा पुरुषों में कौन बने हैं, मुन्ना कुमार। अभी हुआ क्या था, एक पकड़ी दयाल नगर पंचायत है, इसका जो है नगर मतलब निकाय है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा था पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल नगर का। यहीं के जो नगर पंचायत चुनाव में जो है विभा कुमारी और मुन्ना कुमार ने वोट दिया, किसके जरिए, ऑनलाइन ई वोटिंग के जरिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, भारत में जो नागरिकता अधिनियम है 1955 के तहत नागरिकता मिलती है। नागरिकता प्राप्त करने का आधार 5 आधार है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा की गई है और भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को है। तो ये स्टैटिक पार्ट हुआ। तो उसी जो 1955 का अधिनियम है उसी में संशोधन किया गया 2019 में, और इसमें कहा गया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब देशों से जो हम लोग का अल्पसंख्यक शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, जैन, इससे मुस्लिमों को बाहर रखा गया था। इन लोग जो है आएंगे तो इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है वो आए हुए होना चाहिए, ठीक। तो ये होता है। तो इसके लिए बिहार की पहली नागरिकता प्राप्त की है इस अधिनियम के तहत, वो है सुमित्रा रानी शाह। तो आपसे पूछा सकता है कौन महिला है, तो सुमित्रा रानी शाह, नाम आप लोग याद रखिएगा, सुमित्रा रानी शाह का ला है। 43 वर्षों के बाद अखिल भारतीय जो पीठासीन पदाधिकारी मतलब होता है जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, विधान परिषद का सभापति हो गया, विधानसभा का जो सभापति हो गया, इन सबों का जो सम्मेलन होता है उसको हम लोग पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहते हैं। और ये 85वां नंबर का था और पटना में बिहार विधानमंडल में आयोजित किया गया था। आपसे इसी टाइप का जो कहते हैं ना कि इसको ऑप्शन में क्या बना दिया जाएगा, कहेगा हाल ही में 43 वर्ष बाद हुआ, यह 85 नंबर का सम्मेलन था और यह पटना में आयोजित किया गया था। ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा, तीनों सही है, 1-2 सही, इस टाइप का ऑप्शन आपसे बना सकता है। तो प्रश्न के आधार पे विपाड, तो विपाड गया में है, बीपीएससी आप जब सेलेक्ट हो जाइएगा तो यहीं पे आपका ट्रेनिंग होता है। और मिशन कर्मयोगी कर्मशाला, कर्मयोगी जो है भारत सरकार का एक मिशन कर्मयोगी परियोजना है जिसके तहत जितने राज्य और राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार और राज्य स्तर जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उसको सिखाने के लिए एक प्रोग्राम, ऑनलाइन मॉड्यूल प्रोग्राम है जिसके तहत उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी ट्रेनिंग कार्य के तहत जो है इसका मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, विपाड गया में। अब एक रेलवे नेटवर्क है पूर्व मध्य रेलवे का दानापुर, पूर्व मध्य रेलवे जो हम लोग का ईसीआर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। जैसे रेलवे में होता क्या है, हम आपको बताए थे कि रेलवे को पहले जोन में बांटा जाता है। जैसे भारत में रेलवे का 18 जोन है, अब जो है 19 जोन मेट्रो जोन लगा के 19 जोन है, ऐसे 18 जोन है। जो 18वां जोन विशाखापट्टनम जोन है, दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे ये है। तो जो हम लोग का जोन होता है, जोन को विभाजित किया जाता है किसमें, डिवीजन में। किसमें विभाजित किया जाता है, डिवीजन में। जैसे
हमारा लोग का जो ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इस सेंट्रल रेलवे के तहत 5 डिवीजन है, दानापुर, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर और मुगलसराय। ये 5 डिवीजन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो जोन को किसमें विभाजित किया जाता है? डिवीजन में। तो इसी के तहत जो है दानापुर डिवीजन का स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1925 को। और जिस समय यह स्थापना हुआ था उस समय किस जोन के तहत आता था? पूर्वी रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, उसके तहत ये आता था। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और भारत में एक नया डिवीजन बना है, रेलवे डिवीजन उत्तर रेलवे के तहत। कौन बना है? जो करेंट अफेयर्स में पढ़ा है, श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर जो है उसको, श्रीनगर को बनाया गया है भारत का उत्तर रेलवे जोन के तहत नया डिवीजन बनाया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मामला क्या था कि 2004-5 में भारत में सुनामी आई। क्या आई? सुनामी आई थी हिंद महासागर में, भूकंप और सुनामी, बहुत सारे लोग मर गए, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उसी के तहत NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पारित किया। उसी के तहत कहा गया कि राज्यों में भी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन मतलब राज्य स्तर पे किया जाएगा। देश स्तर पे इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जिला स्तर पे कौन होंगे? जिला पदाधिकारी। कौन होंगे? तो याद रखिएगा ये प्रश्न, तीनों जो प्रश्न आपको बताएंगे, तीनों प्रश्न पूछा जा चुका है। नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पे होते हैं CM और जिला स्तर पे होते हैं जिला पदाधिकारी। 2005 में इसकी स्थापना हुई। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा बिहार मौसम सेवा विभाग केंद्र ने आपदा प्रबंधन, उसकी निगरानी और भविष्यवाणी के लिए सहयोग किया है। किसके साथ? इसरो के साथ, कि हमको आपदा के बारे में पहले जानकारी दे देना है। और किसके साथ किया है? इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता किया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। के हाल ही में बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन निगरानी के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत मौसम विज्ञान संगठन के साथ, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ, या फिर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ। तो इस टाइप का प्रश्न ऑप्शन देकर दे सकता है। तो क्या होगा? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी ये जॉर्ज ऑरवेल है, इनकी रील्स यदि आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो ये बहुत चर्चा में है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म जो है मोतिहारी में हुआ था। और इनका जो ये बिहार के बारे में बहुत कुछ लिखे थे, उपन्यासकार थे। और लेकिन अभी इनकी जो जहाँ इनका जन्मस्थली है वो अभी बहुत बुरी स्थिति में है। तो लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इसके जो पर्यटन स्थल रूप में इसका विकसित किया जाए, ताकि विदेशी लोग भी यहाँ आ सके। तो अंग्रेजी उपन्यासकार थे, इसका जन्म बिहार में हुआ था। और जो ब्रिटेन का शाही टकसाल, उन्होंने 2 पाउंड का सिक्का जारी किया है। 2 पाउंड का सिक्का जारी किया है किसके याद में? जॉर्ज ऑरवेल के याद में। और इसका जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी बिहार में हुआ था। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा? अलीगंज, भागलपुर में। ये भी याद रखिए, जो भी पहला रहेगा बिहार का या भारत का उसको याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कौन किया है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? श्री JP नड्डा जी। इन्हीं के पास भारत का स्वास्थ्य मंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी JP नड्डा है। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक, कुछ पूछना है? तो ये भारत का, बिहार का पहला अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया है? अलीगंज। एक नाम चेंज करने से लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया का घाटा। ये कुछ दिन पहले जब नाम चेंज करने वाला मामला शुरू हुआ था उस समय ऐसा बोला गया था, लगता है। नाम चेंज कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए जो ऑथेंटिकेट प्रोसेस होता है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे ऑफिशियल चीज़, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सब जगह आपका नाम जो है चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए खर्च लगता है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी है। और इसको जो है UGC, कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है मान्यता प्रदान किया है। और अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पढ़ाई की जा सकेगी खेल के क्षेत्र में। जैसे आप
बीपीएड करना चाहते हैं, बीपीएड होता है ना फिजिकल डिप्लोमा जी, टीचर बनने के लिए, या फिर आप खेल के क्षेत्र में एमए करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब जो है पढ़ाई हो सकेगा कहाँ, बिहार खेल विश्वविद्यालय में, ठीक ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको अनुमति दे दिया है। विश्वविद्यालय डिग्री जो भी प्रदान करेगा उसको यूजीसी से एफिलिएशन जरूरी है। हम लोग जानते हैं मोदी जी फरवरी में आए थे भागलपुर, 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी किया था। इसके तहत होता क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखिए ये प्रश्न जो है ना बीपीएससी पूछा 68 में, शायद हाँ 68 में पूछा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत फरवरी 2019 में किया गया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि हम 2018 में भी से ही इसकी किस्त जारी करना शुरू कर देंगे, मतलब 18 से भी इसका किस्त मिलेगा किसानों को। और इसके तहत होता क्या है, 2-2 हज़ार रुपये का 3 किस्त जो है किसानों के खाते में दिए जाते हैं। और पहले इसमें था कि लघु और सीमांत किसान ही इसके भागीदार बनेंगे, लेकिन अब सभी किसान और रैयत और काश्तकार ये सब भी जो मतलब जो दूसरे बटाईदार जो दूसरे खेतों पर भी खेती करते हैं वो सब भी इसका लाभ ले सकते हैं, तो इसको किया गया है। और इसके लिए इसकी शुरुआत की घोषणा कहाँ से हुई थी, वाराणसी से, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का 10,000वां, ये एक बार ऐसे भी जो हम लोग का पेड बैच था उसमें हम इसको बताए थे कि बिहार का 10,000वां, भारत का 10,000वां नंबर का किसान उत्पादक संगठन एफपीओ जो है स्थापना कहाँ किया गया है, बिहार के खगड़िया जिले में। और ये किसको डेडिकेटेड है, मक्का, केला और धान का। इसमें क्या किया जाएगा, तो किसान अपना समूह बनाते हैं और मक्का, केला और धान की खरीद बिक्री करेंगे, इससे उनको बेहतर पैसे मिलेंगे, बाजार तक पहुंच आसानी हो जाएगी। मोदी जी ने बिहार में आम, टमाटर, प्याज और आलू, एक परियोजना होता है टोमेटो ओनियन पोटैटो, इस टाइप का परियोजना है, टोमेटो ओनियन पोटैटो। क्यों, क्योंकि ये जो 3 परियोजना है ना, टोमेटो ओनियन पोटैटो, ये तीनों किसी भी देश की महंगाई तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी टमाटर हो जाता है 200 रुपये किलो, और कभी मार्केट में 1 रुपये किलो भी उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। उसी तरह से ओनियन, प्याज कभी भी हो जाता है 200 रुपये किलो और कभी 5 रुपये किलो। और पोटैटो का भी वही हाल होता है, कभी चला जाता है 40-50 रुपये किलो और कभी 10-20 रुपये किलो। तो ये तीनों जो है देश की महंगाई तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये रोजमर्रा इसके लिए भारत सरकार एक परियोजना चला रही है, टॉप परियोजना, TOP, टॉप परियोजना, इसको याद रखिएगा। तो यही टॉप परियोजना के तहत अब जो है आम, टमाटर, प्याज और आलू किसान के सहायता करने के लिए क्रमशः भागलपुर, मुंगेर और बक्सर में कृषि अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि टमाटर अधिक समय तक बेहतर रह सके, प्याज ज़्यादा समय तक खराब ना हो, इस टाइप के प्याज बनाए जाएंगे। ये चीज़ किसानों की सहायता दी जाएगी। बीज वितरण, बकरी सीमन स्टेशन केंद्र, सीमन मतलब जैसे हम लोग गर्भाधान करते हैं ना बकरी, गाय का, भैंस का, तो उसी तरह से आप बकरी के लिए सीमन स्टेशन केंद्र खोला जाएगा, या बकरियों का कृत्रिम तरीका से गर्भाधान कराया जा सकता है। तो ये बिहार का कौन शुरू किया गया है, बिहार में गया जिला में बनाया जाएगा देश का, भारत का यानी बिहार का पहला बकरी सीमन केंद्र। और इससे क्या हो जाएगा, बकरियों का जो बच्चा होता है, अब अप्राकृतिक तरीके से होता है तो उसमें मृत्यु दर अधिक रहती है। और बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, गरीबों की गाय। और एक बकरी जो है अपने जीवन काल में एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है। और थोड़ा मोड़ा खाने के बाद एक परिवार को एक बकरी 3 बच्चा दी, उसका ये 2 हुआ, उसको बिक्री किया, 10 से 20 हज़ार रुपया का इनकम होता है। तो एक परिवार को एक बार में 10 से 20 हज़ार रुपया इनकम होना बहुत बड़ी बात है। गाय की तरह इसको जो है ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके लिए इसको गरीबों की गाय कहा जाता है। और ये बिहार सरकार इसके पालन के बढ़ावा देने के लिए, ताकि मांस, दूध और इसके व्यापार बढ़े, इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। तो बकरी सीमन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, गया में। पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नाम है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। और इसका देश का पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे एक रोबोट की स्थापना की गई है। पटना जंक्शन आप कभी जाइएगा, एक रोबोट है, महिला रोबोट है, जो पटना स्टेशन पर किसी
पूछिएगा कि ये ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो ये जानकारी देती है। 1 नंबर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास ये लगा हुआ है और यह किसी स्टेशन पर स्थापित होने वाला भारत का पहला रोबोट है। तो पूछेगा हाल ही में किस स्टेशन पर भारत का पहला रोबोट स्थापित किया गया है, तो पटना जंक्शन पे, नाम है परी पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पटना नगर निगम में पहली बार जो पटना के छात्र हैं देखते होंगे, पटना में बहुत बड़ी मात्रा में नारियल पानी, डाब पानी पिया जाता है। खास करके पटना में इतना गंदगी है कि डेंगू का असर हद से ज़्यादा होता है। बच्चा बीमार भी डेंगू में खूब होता है। अब डेंगू हुआ तो उसको नारियल पानी पीना पड़ता है। 60 से 70 रुपया में नारियल पानी पीता है। तो पटना नगर निगम ने दिमाग लगाया है कि नारियल का जो छिलका इतना बर्बाद हो रहा है, जिसको हम लोग कॉकपिट कहते हैं, तो उसके लिए अब कहा गया कि हम लोग खाद बनाएंगे उस नारियल के छिलका से, और उसके लिए पटना नगर निगम ने पहल की है। आपसे प्रश्न पूछेगा हाल ही में किस नगर निगम ने नारियल के छिलके से खाद बनाने का, यानी उसको कॉकपिट में बदलने का। कॉकपिट मतलब होता है जैसे आप लोग यदि घर उर पे एग्रीकल्चर करते हैं, छोटा मोटा खाद मतलब खेती में, तो उसमें एक मिट्टी टाइप के भुरभुरा टाइप का खाद होता है जिसको खेती मतलब पौधे में डाला जाता है, उसको कॉकपिट कहा जाता है। तो उसको नारियल के छिलके से बनाने का काम किसने किया है? पटना नगर निगम ने। पटना में रहना इतना आसान नहीं है जीवन में। पटना में पहले तो पटना में पानी, जब ये अब जो हर जगह 5 रुपया 20 रुपया पानी का डिलीवरी होने लगा है, जब पानी का सिस्टम खराब था तो हर बच्चा महीना में टॉप जॉन्डिस होता था। सबको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, फिर किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, तो घर चल जाता था। अब पानी ठीक होने से इस बीमारी में थोड़ी कमी आई कि अब जॉन्डिस कम होता है, अब होता है डेंगू। देखिएगा पटना में जैसे ही अभी बरसात गया है, अभी तो नहीं, जब बरसात सितंबर के बाद दुर्गा पूजा के आसपास पटना में हर अस्पताल में डेंगू के मरीज की संख्या धड़ाधड़ बढ़ेगा। ये सिर्फ पटना का हाल नहीं है, भारत के जितने भी नगर निगम है, नगर निकाय हैं, सबका स्थिति यही है, सबका गंदगी का हाल खराब है। एक का भी ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं है, पानी आया नाला में गंदगी पड़ा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसके हालांकि पटना नगर निगम ने छिलके के इसके लिए खाद बनाने का निर्णय लिया है। पटना के वायुसेना के विंग कमांडर है शांतनु, इसने चेन्नई के, तो आपसे पूछेगा कुमार शांतनु किस खेल से संबंधित है, तो डिस्कस थ्रो खेल है। क्या नाम है? डिस्कस थ्रो। खदक खेल नाम है कुमार शांतनु। डिस्कस थ्रो खेल है जो कि एथलेटिक्स के तहत आता है और आयोजित हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। इसमें पदक कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक, इसको याद रखिएगा। हालांकि हमने बिहार रिलेटेड जो खेल खिलाड़ी है, तो जब हम खेल खिलाड़ी पढ़ा रहे थे पेड बैच वाला में, तो उसमें हमने खेल खिलाड़ी का सारा चीज़ बताए थे। उसमें बिहार में जितने भी खेल हुए हैं उससे संबंधित घटनाक्रम, उसके बारे में हमने डिटेल्स में बताया है, लेकिन यहाँ भी हमने उसको फिर से सारा चीज़ लिया है, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड में आयोजित हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल, हम लोग जानते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड में। और इसमें टॉप पर कौन रहा था? सर्विसेज। सर्विसेज राष्ट्रीय खेलों में टॉप पर रहा था सर्विसेज, जिसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया, हम लोग जानते हैं। और उसके बाद बिहार ने इस खेलों में जो है 1 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 12 पदक जीतकर 29वां स्थान हासिल किया। और 1 स्वर्ण पदक जो है बिहार की कौन टीम जीती है? महिला लॉन बॉल्स की टीम ने। और इस टीम में कौन खिलाड़ी थे? पायल, खुशबू और निखत खातून। इस 3 का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये एक बिहार की और प्लेयर है नासरीन, जिसको पिछला बार अर्जुन पुरस्कार मिला था। बिहार की खो खो खिलाड़ी है नासरीन, वो अररिया जिले की रहने वाली है। तो ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी का आदत है याद रख पूछने का। उत्तराखंड में इसका शुभारंभ वर्चुअल तरीके से मोदी जी ने पूछा, तो इसका ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स। हम बताए थे कि भारत सरकार का जो खेलो इंडिया गेम्स है उसके तहत 5-6 आयोजन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, फिर खेलो इंडिया वाटर गेम्स और खेलो इंडिया आइस जो बर्फ पे होता है, इसको हम लोग बर्फ वाला, फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स। इतने टाइप का गेम भारत सरकार करवाती है खेलो इंडिया के तहत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स,
यूनिवर्सिटी, स्कूल, उसके बाद हो गया वाटर, फिर आइस, फिर बीच पे भी करवाती है। जैसे खेलो इंडिया बीच गेम में कौन नंबर 1 पे रहा? मणिपुर। कहाँ आयोजित किया गया था? दमन और द्वीप में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? बिहार में। टॉप पे कौन रहा? हरियाणा। खेलो इंडिया अभी ये दोनों सिटी गेम अगला नंबर का होगा राजस्थान में, पिछला बार हुआ था गुवाहाटी में। तो इस टाइप की बातें आप लोग क्लियर याद रखिएगा। तो उसी में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था दूसरा नंबर का, पहला नंबर का भी हुआ था दिल्ली में, दूसरा नंबर का भी हुआ है दिल्ली में ही। और इसमें बिहार ने 3 स्वर्ण, कितने स्वर्ण? 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 10 पदक जीता। और कौन सा स्थान हासिल किया? 14वां स्थान। इस खेल का शुभंकर कौन था? उज्ज्वला। और हरियाणा ने 104 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था इस खेल में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पटना मेडिकल कॉलेज, आप लोग नाम सुने हैं, जो हमारा पीएमसीएच है भारत का, बिहार का। इसको लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसकी स्थिति बद से बदतर है। दलाली चरम सीमा पर रहता है, गंदगी का अंबार पड़ा रहता है, स्थिति खराब है। तो बेहतर बना, तो इसको हालांकि सरकार बना रही है, लेकिन इसमें सुविधाओं का बहुत अभाव है। तो इसको बिहार का लाइफलाइन कहा जाता है। तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी, और अब जाके उसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। पटना मेडिकल कॉलेज जो पीएमसीएच है, उसको पहले कहा किस नाम से कहा जाता था? उसका पहला नाम था टेम्पल मेडिकल स्कूल। ये स्कूल के रूप में हुआ था। टेम्पल मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई थी 1874 में। उस समय 30 गो विद्यार्थी को मतलब इसमें एडमिशन मिलता था, और प्रति विद्यार्थी सालाना 2 रुपया देना पड़ता था चार्ज। 2 रुपया में यह डिग्री प्रदान करता था। टेम्पल मेडिकल स्कूल 1874 में। बाद में क्या किया गया कि इस स्कूल को स्थानांतरित कर दिया गया दरभंगा, और बिहार में उसके स्थान पे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, यही पीएमसीएच, जिसका बाद में नाम बदलकर पीएमसीएच कर दिया गया। तो ये कहानी आप लोग याद रखिएगा पीएमसीएच बनने का। पहले क्या था? टेम्पल स्कूल नाम से 1874 में, बाद में 1925 में इसका नाम रखा गया प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल अस्पताल। उसके बाद फिर आज़ादी बाद पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, याद रखिएगा। डीएमसीएच की स्थापना हुई 1947 में, आज़ादी के बाद। भारत सरकार द्वारा शौर्य वेदना उत्सव जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में आयोजित किया गया, भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से मोतिहारी में। और यही आप बोल रहे थे ना, शौर्य वेदना उत्सव पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। हम जितना भी करंट अफेयर्स लेकर आए, जो भी इम्पोर्टेंट है सारा लेकर आए हैं, तो आपसे छूटेगा नहीं। एग्जाम दीजिएगा प्रश्न पैसा, हम स्टैटिक पार्ट या जो भी बोलते जाते हैं उसके साथ साथ याद रखिएगा, तो एग्जाम में प्रश्न जरूर सोल्व होंगे। हम यही बात आप सब लोगों से बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज करने का समय है। एक ही मटेरियल को सारे बुक, सारे किताब में, सब में सेम बात लिखा है, सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करके बनाता है, अपना नाम अपना लोगो दे देता है। तो मामला है कि आप जो है कंटेंट सब में कमोबेश सही है, कुछ लोग ऐसे कंटेंट डाल देते हैं जिसको जो कि पूछा नहीं जाएगा। तो इस टाइप का कंटेंट से ज़्यादा कि आप जो भी मतलब है एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो शौर्य वेदना उत्सव का आयोजन किया गया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में। इसमें भारतीय सशस्त्र बल जो है और कि सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, ये सब जो है साइन माइंड, ये सब ने भाग लिया है। तो आपसे पूछेगा शौर्य वेदना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोतिहारी में। भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर लंबाई पूछ लेगा, याद रखिएगा। नए विश्वास है तो आप जाकर देख लीजिए। पटना बिहार बीपीएससी का ट्रेंड रहा है सड़कों की लंबाई पूछने का। इस टाइप का जब पूछ सकता है कि बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है, पूछा है ना जी, पीरपैंती के बाद एगो जो स्टेशन है, तो वह पूछ सकता है। इसलिए बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो 120 किलोमीटर लंबा पटना आरा सासाराम कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। इनको पुरस्कार मिला है गोल्डन एप्पल अवार्ड। कौन मिला है? गोल्डन एप्पल अवार्ड। उन्हें कौन दिया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मामला कुछ और बार था राजनीतिक, जो भी हो, लेकिन ये था। उन्नत बिहार विकसित बिहार, इस थीम के साथ, थीम याद रखिएगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार, इस थीम के साथ
113वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया पटना के गांधी मैदान में। 22 से 26 मार्च तक इस महोत्सव का उद्घाटन कौन किया था? नीतीश कुमार। और इस महोत्सव को आयोजित कौन किया था? शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग था। इसका इसके मंत्री अभी कौन है? सुनील कुमार जी। और हम लोग जानते हैं 22 मार्च 1900 मतलब जो 1922 था, उस समय से हम लोग जो है मतलब बिहार को 1911 में जब दिल्ली कलकत्ता राजधानी स्थापना, उसी के साथ बिहार को जो है राजधानी नए प्रांत बनाने की घोषणा हो गई। और 22 मार्च 1912 ना, उस समय बिहार को जो है नए राज्य बनाने की घोषणा हो गई थी, इसलिए उस दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो बंगाल से बिहार अलग हुआ मार्च 1912 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1900 बाद में 30 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद बिहार से फिर 1 अप्रैल नवंबर 2002 को बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। 15 नवंबर 2002 को, क्योंकि तब 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, और उसी दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती है। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान बिहार में 38 जिले हैं। बिहार सरकार का कृषि मोबाइल एप्लीकेशन है। इस पर कृषि संबंधित सभी जानकारी और सुविधाएं दी जाती है। कृषि विभाग का ये ऐप है। उसको ईटी गवर्नमेंट डिजी टेक अवार्ड 2025 के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है। कि इन्होंने मतलब टेक्निकल चीज़ों के द्वारा, तकनीक के द्वारा कृषि समावेशिता को बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको ये स्वर्ण पदक दिया गया है। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। ISTF का जो सेपक टकरा विश्व कप है, ये सेपक टकरा विश्व कप क्या है? तो ये एक तरह का खेल होता है, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसमें जो है पैर से फुटबॉल खेला जाता है। किससे? पैर से फुटबॉल खेला जाता है। और ये इसका आयोजन इस बार बिहार के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। और भारतीय की पुरुष रेगू टीम, रेजू नहीं रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितना पदक जीता? 7। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक, याद रखिएगा। और इसमें कौन फर्स्ट स्थान पर? थाईलैंड ने पहला स्थान आयोजित किया। और बिहार इसमें पहली बार विश्व कप आयोजन किया। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस खेल में 5 पदक था, उसको रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7 पदक जीत लिया। ठीक, याद रखिएगा। 12वीं हीरो एशिया कप का आयोजन जो है कहाँ होगा? राजगीर में होगा। इससे पहले राजगीर में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हो चुका है। जो एशिया हॉकी कप इससे पहले वाला हुआ था, उसका जो विजेता भारत बना था चीन को हरा के। और जो महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, इसका भी विजेता कौन बना था? भारत ही बना था। तो याद रखिएगा, ये राजगीर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। एक करंट अफेयर्स आप लोग कहीं पढ़े होंगे, तो उस करंट अफेयर्स को डिलीट कर दीजिएगा। जो कबड्डी विश्व कप था, उसका आयोजन जो राजगीर में होने वाला था, तो बिहार सरकार ने उसको करवाने से मना कर दिया है। तब राजगीर जो कबड्डी विश्व कप 2025 है, वो बिहार के राजगीर में ना होकर कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। और इसको यदि आप लोग पहले इसको पढ़े होंगे, तो अब जो है इसको हटा दीजिएगा। ठीक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है। सबौर का एक स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप कंपनी का नाम है पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी करती क्या है? पेसिंग ग्रास लिमिटेड। ये घास, झाड़ी, मतलब घास हो गया, बांस हो गया, झाड़ी हो गया, इन सब चीज़ों से ये पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उत्पाद बनाती है, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद। जैसे उत्पाद में इसका उपयोग किया जाता है एरोस्पेस में, सस्टेनेबल पैकेजिंग में, ऑटोमोबाइल में। इन्होंने अभी बनाया है बम्बू फाइबर कंपोजिट मटेरियल बनाया है। बांस का ये मटेरियल है, और उसमें फाइबर मतलब रेशा युक्त ये मटेरियल है। और इसका यूज विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और इस बायोडिग्रेडेबल तो जैसे प्लास्टिक का यूज हम करेंगे तो ये क्या होगा? प्रदूषण फैलाएगा। ये क्या होगा? जमीन में जाके सड़ गल जाएगा, तो ये खाद बन जाएगा, मिट्टी को बेहतर करेगा। तो आपसे पूछेगा पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड किस संस्था का स्टार्टअप है? किसका है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का। आप लोग इसको याद रखिएगा। आयकर विभाग ने पटना में बिहार झारखंड का पहला फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स हब, मतलब इनकम टैक्स संबंधित जानकारी डेटा उसको बेहतर करने के लिए एक लैब स्थापित किया है। कौन स्थापित किया है? आयकर विभाग ने। इसको याद रखिएगा, पटना में स्थापित किया है। पटना में जो आयकर विभाग का ऑफिस है उसके पास। महावीर मंदिर संस्थान है ना, ये अनेक प्रकार के हॉस्पिटल संचालित करती है। उसी में एक इसका हॉस्पिटल है
जिसका नाम है महावीर बात्सल्य हॉस्पिटल। ये कुर्जी मोड़ के पास है महावीर बात्सल्य, ये कुर्जी के पास है। तो यही महावीर बात्सल्य हॉस्पिटल को जो भारत सरकार का राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यान बोर्ड, इसको ही इंग्लिश में NABH कहा जाता है, ये आपको NABH के नाम से ही आएगा, इसको मान्यता दिया गया है NABH के द्वारा। और किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट, धर्मार्थ मतलब ऐसा ट्रस्ट जिसको ये काम करेगा जिसको अब टैक्स देना नहीं पड़ेगा, धर्म के दान के आधार पर संचालित होता है। जैसे आप हनुमान मंदिर गए, प्रसाद खरीदे तो उसका जो कुछ पैसा होगा इस ट्रस्ट में जाता है, आप दान दिए उसका ट्रस्ट जाता है, उसी में जाता है। तो हनुमान मंदिर में भारत ये मंदिर जो है महावीर कैंसर संस्थान है, महावीर बाल कैंसर संस्थान है, महावीर नेत्रालय है, महावीर दंत चिकित्सालय है, महावीर बात्सल्य हॉस्पिटल है। तो आप यदि महावीर मंदिर में दान देते हैं तो समझिए आपका पैसा जो है पुण्य के काम में जाता है। और इसके पहले ट्रेजरी थे आचार्य किशोर कुणाल जी, जो कि डेथ कर गए, और इनको इस साल भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया है, पद्म श्री दिया है। किसको? आचार्य किशोर कुणाल जी को, इस साल 2025 का। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये कौन अस्पताल है? उत्तर भारत का यह पहला धर्मार्थ अस्पताल है, धर्म की संस्था द्वारा संचालित अस्पताल है, जिसको ये जो है प्रमाणन मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक सांप देखा गया जिसका नाम है दुर्लभ ट्विन, क्या नाम है? स्पॉटेड वुल्फ स्नेक। ये जहरीला नहीं होता है और म्यांमार, वियतनाम, भारत व हिमालय के तलत पाया जाता है। इस टाइप के प्रश्न लगभग ना के बराबर पूछे जाने की संभावना रहती है, फिर भी एक नज़र में इसको देख लिया जाए। अगला है पूर्वी भारत का पहला सेमी हाई स्पीड नमो भारत रैपिड ट्रेन, जिनका शुरुआत किया गया था पटना से आती है, बरौनी, मोकामा, बरौनी, उसके बाद समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए जयनगर तक जाती है। उसी ट्रेन का उद्घाटन जो है ये उत्तर भारत का पहला नमो भारत रैपिड ट्रेन है, इसका शुभारंभ किया गया है पटना से जयनगर के बीच। आप लोग इसको याद रखिएगा, तो आपसे पूछा सकता है। पंचायती राज दिवस जो हम लोग का 24 अप्रैल को था, तो 24 अप्रैल 1973 जो हम लोग का 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 1993 से लागू हुआ। तो वही जो 24 अप्रैल को ये पंचायती राज जो संविधान संशोधन है 73वां, उस दिन से लागू हुआ। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस बार पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो है लोहना ग्राम पंचायत है मधुबनी, वहाँ पर आयोजित किया गया था, और मोदी जी इसमें भाग लिए थे। और मोदी जी जो है ना बिहार का समस्तीपुर जिला का रोसना ब्लॉक का एक पंचायत है मोतीपुर ग्राम पंचायत, वहाँ को कार्बन न्यूट्रल में, पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में, आप यूट्यूब पे जाके इस पंचायत की मुखिया है, महिला है, मोतीपुर ग्राम पंचायत डालिएगा, इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। और ये ग्राम पंचायत को तीसरा अवार्ड मिला है, किसमें? इसको ग्राम पंचायत को क्लाइमेट मतलब कार्बन न्यूट्रल बनाने, पहला पुरस्कार महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत को मिला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय, 2 नए पुलिस स्कूल बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? बिहार में 2 नए पुलिस स्कूल। इससे पहले बिहार में पुलिस स्कूल हजारीबाग में था, जब बिहार झारखंड साथे था। उसी में जो है, उसमें होता क्या है कि बिहार सरकार के पुलिस सेवा में जितने कर्मचारी होते हैं, चाहे वो पुलिस सेवा में जितने भी कर्मचारी होते हैं, उसका जो है बच्चों को इसमें एडमिशन होता है, विशेष तौर पे छूट जा रहता है, उसका सीट रिजर्व रहता है। तो बिहार सरकार का था। इससे पहले कृष्ण रक्षा बाल विद्यालय हजारीबाग ये संस्था था। अब बिहार सरकार ने घोषणा किया है एक बिहटा में और एक छपरा में हम क्या करेंगे? पुलिस स्कूल खोले जाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि बिहार पुलिस ने कहाँ पे 2 नए पुलिस स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहटा और छपरा में। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक योजना है भारत सरकार की, योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकरण योजना। इस योजना में क्या होता है कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के, आलू से लेज बनाना, आलू से कुरकुरे बनाना, चिप्स बनाना, टमाटर से टोमेटो सॉस बनाना, आटा से पापड़ बनाना, इस टाइप जो छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, उस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए ये योजना जो है 2020-21 से 24-25 के लिए शुरू की गई है और 5 वर्षों की अवधि के लिए संचालित की जा रही है योजना। उसी योजना के तहत बिहार जो है प्रदर्शन करने वाले पहला राज्य बना है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उन्होंने
93% जो है, जो पीएमएफ मतलब सूक्ष्म उद्योग है, उसको मंजूरी दे दिया है, आप जाइए स्थापित कीजिए। 11,000 इकाइयों को स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा था और 93% ये काम कर दिया है 2024-25 में। तो इसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आपसे इस योजना के बारे में पूछा सकता है कि पीएमएफएमई योजना का शुरुआत 2020 में हुआ था और 20-21 से वर्ष 2024-25 के लिए 5 वर्ष अवधि के लिए संचालित किया जा रहा है और इसमें 2 लाख छोटी छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसमें अनुमति दिया गया है। एक बुक का नाम है बिहार की भूमि और उसकी विधियां। बिहार में जैसे बिहार काश्तकारी अधिनियम है, बिहार हटबंदी है, चकबंदी है, बंगाल किराएदार अधिनियम है, पंजाब बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो उस समय क्या सिचुएशन था, तो बिहार में जितना भी जमीन संबंधित कानूनी विधि है, सारी कानूनी विधि जो इंग्लिश में था या किसी अन्य भाषा में था, सबको हिंदी में ट्रांसलेट करके संकलित करके एक जगह बुलाया गया। वो काम किए हैं राधा मोहन प्रसाद ने और उसको जो है बिहार की भूमि विधियाँ कहा गया। उसका विवेचन किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जिसके मंत्री बनाए गए हैं अभी आपके दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी जी, उनको ये मंत्रालय दिया गया है। भूमि कानून संबंधित सभी अधिनियम और नियमों की जानकारी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार की भूमि विधियाँ, लेखक राधा मोहन प्रसाद। वैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार शिव सर्किट, वैसे बौद्ध सर्किट, तो बौद्ध के भारत में बिहार में इतने स्थान है, राजगीर है, बौद्ध धर्म संबंधित वैशाली है जो स्थान है, तो उसके लिए बौद्ध सर्किट। जैन धर्म है तो जैन सर्किट, मुस्लिमों के लिए है सूफी सर्किट, जैसे फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ, मनेर शरीफ, ये सब के लिए हम लोग का शरीफ मतलब सूफी सर्किट है। इसी तरह से बिहार सरकार ने बिहार में शिव सर्किट बनाने का निर्णय लिया है कि जहाँ बड़े बड़े शिव मंदिर हैं उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। इसमें जो है सिंहेश्वर स्थान दरभंगा मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, सोमेश्वर नाथ मंदिर चंपारण, गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर, भावनाथ मंदिर भागलपुर, श्रृंगी ऋषि महादेव मंदिर लखीसराय और एक जो हम लोग का हरिगिरी धाम यहाँ हाजीपुर में जो है गंगा और गंडक नदी के संगम पर है, जिसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे विकसित करने का निर्णय लिया गया, हरिहरनाथ मंदिर, तो उसका भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा सकता है किस बिहार के मंदिर को काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तो हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर। ठीक। पूर्वांचल भोजपुरी महासभा, इसके संस्थापक और अध्यक्ष थे श्री अशोक श्रीवास्तव जी, उनका निधन हो गया है। वे बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। बिहार सरकार की एक योजना है इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन। इसके तहत जो है डिजिटल रूप में आपका कारखाना कितना गंदगी उत्सर्जित करता है, उसको आप कैसे जो है मैनेज करते हैं, इन सब की जानकारी इस पे दिया जाता है। और अब बिहार सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि गंगा और उसकी सहायक नदी पर आसपास जो भी कल कारखाना है वो जितना भी वेस्ट उत्पादित करेगा उसको अब जो है नियंत्रण किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन के तहत। तो इसको ये आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदियों में निकलने वाले कल कारखानों से वेस्ट की निगरानी करने के लिए बिहार सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन लाया है। एक बिहार के चंदन कुमार हैं जो लॉन बॉल्स टीम है, लॉन बॉल्स के खिलाड़ी, जैसे अभी ऊपर में लॉन बॉल्स का नाम सुने थे ना, 3 खिलाड़ी पायल निखत ये तीनों तो स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रीय खेलों में। इसी तरह चंदन कुमार जी भी बिहार में लॉन बॉल्स के खिलाड़ी हैं, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में पिछले साल भाग लिया था। तो उन्होंने जो है अभी जो है लॉन बॉल चैंपियनशिप हुआ था दिल्ली में, उसमें बिहार के लिए सिंगल्स में कांस्य पदक जीता, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। तो आपसे पूछेगा चंदन कुमार किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो क्या नाम बोलिएगा, लॉन बॉल्स मुंगेर के रहने वाले हैं। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी प्रतियोगिता, इसको 7S रग्बी प्रतियोगिता कहते हैं, बिहार की बालिका वर्ग ने उड़ीसा को 10-5 से हराकर तथा बिहार के बालक वर्ग ने महाराष्ट्र को हराकर दोनों का खिताब अपने नाम किया था। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किया गया, तो बिहार में आयोजित किया गया पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें स्वर्ण पदक दोनों वर्ग में किसने जीता, बिहार ने जीता। लड़कियों ने उड़ीसा को हराया और लड़कों ने महाराष्ट्र को हरा के जीता। इस करेंट अफेयर्स को आप लोग याद रखिएगा। 63वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता है
और ये एक स्कूल है पूर्णिया में, बहुत फेमस है, जो हम लोग का पिछला साल का मतलब 2022 का जो यूपीएससी टॉपर थे शुभम कुमार, जिसका एक रैंक था, वो इसी स्कूल से पढ़े थे। विद्या विहार आवासीय स्कूल पूर्णिया का बहुत फेमस स्कूल है, पूर्णिया क्या बिहार का बहुत फेमस स्कूल है। यदि आप एजुकेशन फील्ड में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन लोग दिलवाता है। तो ये विद्या विहार आवासीय स्कूल है, पूर्णिया में है। उसी में 63वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिहार एकमात्र जहाँ राज्य है जहाँ शिकायत निवारण के लिए बिहार राज्य लोक शिकायत निवारण प्रणाली जो 2016, जिसमें आप लोग जैसे जाति आवास या कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो आपको यदि सही समय पर नहीं मिलता है तो आप फिर उसको इस अधिनियम के तहत उसको शिकायत करते हैं कि मेरा 10 दिन हो गया क्यों नहीं मिला। यही अधिनियम है बिहार राज्य लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016। ऐसा लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है जो नागरिक सेवाओं में जन शिकायत सुनता है कि आप मेरा ये राशन कार्ड बनवाने दिए नहीं बना, तो आप सुनवाई कीजिए, शिकायत कीजिए इस पोर्टल पे। समझिए ये बिहार सरकार का पोर्टल है। आप राशन कार्ड अप्लाई किया, जाति आवासीय अप्लाई किए, नहीं बन पाया तब जिला का, जैसे हम लोग जानते हैं एक जो है हम लोग का माँ कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है। माँ कामाख्या देवी असम के गुवाहाटी में है, जहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है। तो कामाख्या देवी के मंदिर में के तर्ज पे ही बिहार में ही पूर्णिया जिला के तृतीयानंद नगर में एक मंदिर है, उसको भी माँ कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। और वहाँ जो मेला लगता है उसको मेला को राजकीय मेला का दर्जा बिहार सरकार ने दिया है। जैसे शिवाजी उत्सव है उसको राजकीय मेला का दर्जा कौन दिया है, गणेश उत्सव को महाराष्ट्र सरकार ने। तो जब राजकीय मेला का दर्जा दे दिया जाता है तो उसमें व्यवस्था खर्च होगा, प्रशासन उस वहाँ तैनात होगा, उसकी देखरेख के लिए सरकार करेगी, इसके लिए उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया जा सकता है। अब बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना, बिहार सरकार का सबसे विवादित काम शराबबंदी, जिसके तहत बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से बिहार में सभी प्रकार के शराब बंद कर दी है। इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिहार में अनेक प्रकार के नए नए शराब के तर्ज पर नए नए प्रकार के नशे पैदा हो गए हैं। और ऐसे ऐसे प्रकार हम लोग का जो गांव घर था, या जब भी यदि आप कहीं से रहने वाले हैं तो वहाँ पहले बच्चों की फौज स्कूल के फील्ड में ग्राउंड में खेलती थी। अब वो सब हमेशा विभिन्न प्रकार के नशा के आदी हो चुके हैं। तो ये बिहार सरकार, और ऊपर से बिहार में शराब भी जितना ब्लैक में मतलब जितना खुले रूप से नहीं बिकता था उससे ज़्यादा मात्रा में ब्लैक में मिलने लगा है, घर घर होम डिलीवरी। तो शराबबंदी के तहत बिहार सरकार ने जो हम लोग का पासी समाज होता है, चौधरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो ताड़ी उतारने का काम करता है और उसको उतार के बेचता है। तो बिहार सरकार ने ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कहा कि आप लोग के लिए एक नीरा संवर्धन योजना लागू रहेगी। नीरा क्या होता है, जो ताड़ी सुबह सुबह 7 बजे सुबह से पहले तार से उतार के दिया जाएगा, उसको नीरा कहा जाता है। तो तुरंत उतारा, उसको उतार के बिहार सरकार को बेचेगी, उसको नीरा कहा जाता है, तार के पेड़ से। तो बिहार सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से सीएम नीरा संवर्धन योजना को लागू किया जाएगा और नीरा के उत्पादन और बिक्री को, मामला है कि जो ताड़ी बेचने वाला समुदाय है, पासी समुदाय, वो इसी बिहार सरकार के शराबबंदी से बहुत प्रताड़ित है। वो लोग ताड़ी बेचता है, पुलिस आती है उठा के पकड़ के ले जाती है। इस योजना ने जो बिहार में शराबबंदी, इसने अनेक प्रकार के शराबबंदी हुआ, शराब माफिया जिलों में पैदा हो गए। इस शराब माफिया अपने अथाह पैसा से भूमि माफिया बन गया, ज़मीन की खरीद बिक्री करने लगा, सरकार प्रशासन में भागीदार बनने लगा। इससे क्या हो गया, मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार, भूमि संबंधी विवाद बढ़ने लगा है। शराब विवाद अलग है कि पुलिस किसी को पकड़ के जेल में डाल दे रही है, उसका मामला अलग है। तो बिहार में जो है इस शराबबंदी ने न्यायालय कर का भी बोझ बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हालांकि थोड़ा सा इसका कम हुआ है कि गरीब लोग कम पीने लगे हैं, डायरेक्ट खुल के कोई नहीं पीते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य सेक्टर ठीक हुआ है। लेकिन जो है बिहार में नए प्रकार के नशा ज़्यादा होने हैं। ये बिहार के राजीव रंजन झा हैं, इनको प्रवीण स्मृति सम्मान दिया गया है, कला मंच की तरफ ये है। बिहार सरकार ने के कृषि विभाग ने बिहार के हर प्रखंड में पौधा संरक्षण केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के चर्चित छापा चित्रकार मतलब होता है जो एक मतलब डिजाइन होता है, वो
आखिर जैसे नहीं होता है कि आपके पास पहले से इसे फूल बनाना है, मान लो आपके पास पहले से फूल बनाना है, तो आपके पास पहले से वो स्टाम्प पेपर जैसे स्टाम्प, तो आपके पास पहले से फूल टाइप का स्टाम्प बना हुआ है, छापा बना हुआ है, और आप उसको जाके विभिन्न कलर में फूल बना दीजिए, तो उसको छापा चित्रकारी कहा जाता है। तो वो थे पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर थे, उसको श्याम कृष्ण उनको उत्तर प्रदेश का शीर्ष कला पुरस्कार दिया गया है। अगला है 2 फरवरी 2025 के बोध गया में क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव। कहाँ मनाया गया? बोध गया में। बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग है, उसका जो पटना स्थित नियोजन भवन है, आप लोग जानते होंगे पटना में जो नियोजन भवन है वो श्रम संसाधन विभाग के तहत आता है। उसको भारत का विद्युत मंत्रालय ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। 5 स्टार रेटिंग मतलब ये बिजली खपत कम करता है, और इसका भवन जो है जितना बिजली खपत करता है उतना बिजली पैदा भी कर लेता है। इसके ऊपर सोलर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है, और ये बेहतर रेटिंग देता है। अभी हाल फिलहाल में भारत में जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, कौन है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने गंगा नदी डॉल्फिन गणना किया है। इस डॉल्फिन 8 नदी में किया था, 8 राज्य में किया था। 8 राज्य में किए गए गणना के आधार पर लगाया गया कि बिहार में 6327। देखिए इसमें 3-4 चीज जानकारी रखना है। कौन करवाया? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। भारत में कुल कितना डॉल्फिन है? 6327। इसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद नंबर 2 पर कौन है? बिहार 2220। कितने राज्य को शामिल किया गया? 8 राज्य को शामिल किया गया। चौथा पॉइंट, कौन कौन राज्य था? देखिए जिस क्रम में राज्य दिया गया है उसी क्रम में उसका की सीरियल वाइज है। सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, 4 असम, 5 झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। बिहार में गंगा नदी के अलावा गंडक, कोसी, महानंदा, कमला बलान, बागमती, पुनपुन, कर्मनाशा नदी में डॉल्फिन मिलती है। ठीक ना? भारत के तो ऐसे यदि आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पूछेगा कि बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों में डॉल्फिन मिलती है। ठीक, डॉल्फिन जो है अंधी होती है, इको साउंड पे ये शिकार करती है, और ये हवा में सांस लेने के लिए ऊपर आती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला है बिहार सरकार का जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग जन, उसके लिए आप जो है उसका जो प्रमोशन होगा, नौकरी होने के बाद जो प्रमोशन की प्रक्रिया होती है उसमें उनको 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बिहार का जो आप लोग है हार्डिंग पार्क देखे होंगे, जो पटना स्टेशन उसके आगे हार्डिंग पार्क है, वहाँ पे जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी जहाँ पे लोग जो है झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे थे, उसको सारे को हटाकर भारत सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है उसने एक स्पेशल डेडिकेटेड स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है गति शक्ति परियोजना के तहत। ये क्या होगा? पैसेंजर टर्मिनल होगा, मतलब वहाँ से विभिन्न दिशाओं के लिए पैसेंजर ट्रेन खुला करेंगे। वहाँ एक्सप्रेस नहीं खुलेंगे, कौन खुलेंगे? पैसेंजर ट्रेन खुलेंगे। और इसका क्या, कहाँ पे? हार्डिंग पार्क के पास। ठीक ना? ये आप लोग याद रखिएगा कि पैसेंजर बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल कहाँ बनेगा? पटना जंक्शन हार्डिंग पार्क के पास। ठीक, अगला हम लोग का है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का जो हेल्थ कार्ड बनता है, स्वास्थ्य कार्ड, उसको बनाने में महाराष्ट्र 1 नंबर पर है और बिहार सरकार दूसरे स्थान पे है। बिहार ने 26.15 बच्चों का हेल्थ कार्ड बना लिया है। तो आपसे पूछेगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर हेल्थ कार्ड बनाने में भारत की बिहार कितने नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे। अगर लोग याद रखिएगा, बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बिहार में जितना जल स्रोत है, तालाब, नदी, कुआं, आहर, पाइन, पोखर, इन सबों का एटलस बनाया है। उसका नाम रखा है गजेटियर एटलस, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। ये जो है एक एटलस बनाया है, और ऐसा तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। क्या नाम है? गजेटियर एटलस, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। इसको आप लोग याद रखिए। अगला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ का है? सबौ, भागलपुर का है। बताए थे कि किसने धान की किस्म विकसित किया है, क्या नाम है? सबौ प्रताप। रूस के मास्को में आयोजित हुआ है कराटे वर्ल्ड कप 2025। वहाँ पे मुजफ्फरपुर की लड़की अनुष्का अभिषेक है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपसे पूछेगा अनुष्का अभिषेक का संबंध किससे है? कराटे से। खिलाड़ी का नाम, जिला कहाँ? मुजफ्फरपुर। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लीजिए। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या क्या है? 14 से 15 मई तक हुआ, 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया 7वां नंबर का ये था। कहाँ हुआ? बिहार के 5 जिलों में। 5 जिले कौन कौन है? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। भागलपुर में बैडमिंटन के खेल हुए, बेगूसराय में फुटबॉल के खेल हुए, बाकी खेल राजगीर में हॉकी उक्की का हुआ, पटना पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी हुआ, गया में भी हुआ, और
3 स्पर्धाएं, इसको भी याद रखिएगा, 3 स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, इसका शुभंकर क्या था? गज सिम्हा। क्या था शुभंकर? गज सिम्हा। और इसमें 27 खेल हुए, 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा। कौन रहा? महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा। 2 नंबर पे हरियाणा और 3 पे राजस्थान रहा। इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार ने 38 पदक जीता, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक के साथ 15वां स्थान हासिल किया। बिहार जो है राष्ट्रीय खेलों में 38वां, जो उत्तराखंड में वहां पे 29वां स्थान हासिल किया, रहा स्थान किया 15वां। इसको याद रखिएगा। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, मतलब कौन राज्य अपने स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च कर रहा है, उसमें बिहार को 27.8 अंक। देखिए इस सब में अंक भी याद रखिएगा, बीपीएससी पीवाई को देखिएगा, अंक भी पूछ रहा है कितना अंक के साथ बिहार कितना रैंक पे रहा। तो 27.8 अंक के साथ 13वां स्थान पर रहा। और उड़ीसा जो है 67.8 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी किया? ये नीति आयोग ने। एक और है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको भी टाटा ट्रस्ट ने जारी किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट, ये भी बताए थे। इसमें बिहार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की रैंकिंग दी गई है। तो टाटा ट्रस्ट, तो पुलिसिंग के क्षेत्र में बिहार को 13वां रैंक मिला है, इसको याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब जो बिहार रिलेटेड है, हिंदी वाला बाकी जो हम लोग बताए थे, तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली के लिए मिला है। किसको? महेंद्र मलंगिया को। किसके लिए मिला है? निबंध है, प्रबंध संग्रह के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है मैथिली का नेहा मणि को, उनका कविता का नाम है बनारस आ हम। उसके बाद संस्कृत के हैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, ये जो दरभंगा के जो संस्कृत कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके ये प्रोफेसर हैं, और उनको ये मिला है डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को संस्कृत में विशिष्ट योगदान देने के लिए। उसके बाद साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी के क्षेत्र में एक नॉर्मल पुरस्कार देता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तीसरा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, और चौथा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार दिए जाते हैं अनुवाद पुरस्कार। तो 3 तो ये हुए, चौथा अनुवाद पुरस्कार। तभी अनुवाद पुरस्कार इस वर्ष के नहीं दिए गए हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली का महेंद्र मलंगिया, युवा पुरस्कार नेहा झा मणि मैथिली का, संस्कृत से बिहार के, मतलब बिहार के 2 व्यक्ति को मिला है, तो डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को, और मैथिली को जो है मुन्नी कामत चुक्का की रचना के लिए मिला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है पद्म पुरस्कार, बिहार से कुल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार इस बार मिला है। 1 पद्म विभूषण, 1 पद्म भूषण और 5 पद्म श्री के पुरस्कार इनको मिला है। पद्म विभूषण में श्री सारना सिन्हा जी को मिला है, बिहार कोकिला इनको कहा जाता है। ये मैथिली, भोजपुरी, मगही इन सब भाषाओं में गाना गाती थी। इनका जन्म बिहार के सुपौल जिला में हुआ था, और इनको जो है 1991 में पद्मश्री, 2018 में पहले से पद्म भूषण दिया गया था, अब जाके इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। भारत का नागरिक सम्मान, 4 नागरिक सम्मान होता है सर्वश्रेष्ठ। नंबर 1 भारत रत्न, नंबर 2 पद्म विभूषण, नंबर 3 पद्म भूषण, नंबर 4 पद्म श्री। ये 4 भारत के नागरिक सम्मान हुए। बाकी भारत में शौर्य चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सारे, अशोक चक्र, ये सब क्या होते हैं? सेना पदक हैं, सैनिकों को दिए जाते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। तो उसमें से बिहार का जो पिछला साल का भारत रत्न पुरस्कार है वो भारत के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, जो कि समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में उनका जन्म हुआ था। पहली बार 1952 में वो ताजपुर से विधायक बने थे कर्पूरी ठाकुर जी। उन्होंने एक कमीशन गठन किया था, मुंगेरी लाल कमीशन, जिसके कहने पर उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत किया था बिहार में। और उनकी एक निगेटिव बात मानी जाती है कि उन्होंने बिहार में मैट्रिक से अंग्रेजी जो विषय का अनिवार्यता है कि हम लोग जो मैट्रिक बीएससी बिहार बोर्ड से देते हैं, तो उसमें अंग्रेजी जो है पास करना कंपलसरी नहीं है। तो उसको कंपलसरी कौन नहीं बनाए? वही कर्पूरी जी ठाकुर ने ही कहा कि अब बिहार में अंग्रेजी कंपलसरी नहीं रहेगा, 10वां लेवल तक इंटर में जाकर रहेगा। तो उसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने ये काम किया था। कमीशन याद रखिएगा, मुंगेरी लाल कमीशन। तो उनको क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इनके शारदा सिन्हा जी के बारे में देख लिए, पद्म विभूषण। अगला है सुशील कुमार मोदी जी। ये बिहार के 2005 से 13 तक, फिर 17 से 20 तक ये क्या रहे थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे, साथ में वित्त मंत्री भी थे।
उसके बाद जब इनका बिहार से काट इनको ख़त्म हो गया तो इनको बना दिया गया राज्यसभा का सदस्य, तो इनकी भी मृत्यु हो गई है। इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और 2022-24 तक राज्यसभा रहे। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि ये पहली बार विधायक कब बने, 90 में बने थे, पटना सेंट्रल जो है उसी से विधायक रहे थे। और ये लोकसभा का भी चुनाव जीते थे 2004-05 में, कहाँ से, भागलपुर से, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य थे, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे, विधायक थे, तो उसके बाद आरएसएस के सदस्य भी रहे थे। तो ये सब आपसे पूछा सकता है सुशील मोदी जी के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक ना। अब अगला है हम लोग का पद्मश्री। पद्मश्री 5 व्यक्ति को मिला है। किशोर कुणाल जी को मिला है मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए, बता ही दिए हैं किसके लिए मिला है, उन्होंने जो हनुमान मंदिर ट्रस्ट है उनके ये ट्रस्टी थे। भीम सिंह भवेश, इसको इनको बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। भीम सिंह भवेश जो भारत में बिहार में जो मुसहर समुदाय है उसकी शिक्षा और उसके विकास के लिए एक संस्था चलाते हैं, नई आशा नामक संस्था, और इन संस्था ने मुसहर समुदाय के उन्नति के लिए बेहतर कार्य किया है, इसलिए इनको कौन पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री। अगला हेमंत कुमार जी को चिकित्सा के लिए, निर्मला देवी इनको सुजनी कला के लिए, इनको सुजनी कला याद रखिएगा, सुजनी जो कला है उसके लिए मिले हैं और मुजफ्फरपुर के रहने वाले। और अगला है विजय नित्यानंद सुरेश जी महाराज, इनको आध्यात्म के क्षेत्र में मिला है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार में मंत्रिमंडल। ये सारे चीज़ रट्टा मारने वाला है, याद करने वाला चीज़ें हैं, जितना आप लोग याद रखिएगा उतना आपको रहेगा। हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, जब तक रहेंगे कुर्सी से प्यार करेंगे। तो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, बिहार में नया ट्रेंड चला है दुगो उप मुख्यमंत्री सेट करने का, उसी का देखा देखी अन्य राज्य में भी होने लगा है। तो उप मुख्यमंत्री बने हैं सोमनाथ चौधरी जी, उनके पास वाणिज्य मंत्री भी नहीं, वित्त मंत्री भी वही हैं, बजट पेश करते हैं। अगला विजय कुमार सिन्हा जी, उनके पास खान एवं भूतत्व, और ऊपर बताए थे कृषि मेला का उद्घाटन किए थे, तो कृषि विभाग और खान और भूतत्व विभाग इनके पास है। विजय कुमार चौधरी जी जदयू से, ये दोनों बीजेपी से हैं, इनको जन संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, इनको ऊर्जा और योजना विकास विभाग दिया गया है। प्रेम कुमार जी बीजेपी से मंत्री हैं, इनको दिया गया सहकारिता विभाग। श्रवण कुमार भी बीजेपी से, इनको ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है। अगला है हम लोग का मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, जब भी आते हैं स्वास्थ्य मंत्री ही बनते हैं। बाकी इनकी जो भी बातें आप लोग पेपर न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे इनके बारे में कि इनको मतलब विभाग इनका सही से कार्य नहीं कर रहा है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है, घोटाले खास करके बहुत होते हैं, और डॉक्टर जो है ऑफिस में अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी उनका आता है लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते हैं। अगला है रेणु देवी जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इनके पास है। अगला अशोक चौधरी जी, नामी ग्रामी चेहरा, ग्रामीण कार्य विभाग इनको दिया गया है। और एक है नीरज कुमार सिंह बबलू, इनको लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग दिया गया है। लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय इनके पास है। अगला है मदन सहनी जी, अभी ये चर्चा में है, इन्हीं का एक देखते होंगे, एक बिहार का एक स्कूल है, लड़की बहुत वायरल हो रही है, जो जिनका स्कूल जो है गांव पेड़ के नीचे स्कूल है, उसका एक रिपोर्टर वीडियो डाला है, तो सोनू सूद ने कहा कि हम स्कूल बना देंगे। तो यही मदन सहनी जी का ही, वो दरभंगा का वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो स्कूल वायरल हो रहा है। ये जदयू के मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग, और वहाँ पे एक स्कूल वायरल हो रहा है जिनके पास अपना बिल्डिंग नहीं है, देखिएगा जाकर आप लोग। नीतीश मिश्रा हैं बीजेपी से, यही जो बिहार के मुख्यमंत्री थे जिसके समय में चारा घोटाला हुआ था, जगन्नाथ मिश्रा, उनके ये बेटे हैं कौन, नीतीश मिश्रा। ये उद्योग विभाग हैं बीजेपी से। और मधुबनी के ये मधुबनी के से विधायक है नितिन नवीन, जब हम लोग खड़ा है बांकीपुर, यही बांकीपुर विधानसभा के विधायक हैं बीजेपी से, पथ निर्माण विभाग। महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, ये जदयू से, इनके बेटे थे संदीप माहेश्वरी, जिन्होंने चुनाव लड़ा कहाँ से, समस्तीपुर से, शांभवी चौधरी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पे। तो बेटा था जदयू में, बाप कहाँ थे, बाप थे जदयू में, बेटा कहाँ था, कांग्रेस में। कांग्रेस से शांभवी चौधरी के खिलाफ इसके बेटा जो है संसदीय चुनाव लड़े थे इस बार 2024 के लोकसभा में, समझ गए। शीला कुमारी मंडल, परिवहन विभाग इनके पास है। सुनील कुमार जी शिक्षा विभाग है। जनक राम SC ST मंत्री हैं जनक राम जी। हरी सहनी मुजफ्फरपुर के ये हैं।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इनके पास है। कृष्ण नंदन पासवान गन्ना उद्योग विभाग इनके पास है। जयंत राज भवन निर्माण विभाग इनके पास है। बिहार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जमाल रजा खां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इनके पास दिया गया है। रत्नेश सदा इनको मद्य निषेध वही शराबबंदी वाला मद्य निषेध एवं उत्पाद निषेध विभाग दिया गया है। केदार प्रसाद गुप्ता को पंचायती राज, संतोष सिंह को श्रम शासन विभाग दिया गया है। संजय सरावगी बताया ही दरभंगा। अभी ये जो अब नीचे का जो मंत्रालय बताएंगे, ये नीचे का मंत्रालय जो है अभी कुछ दिन पहले चुनाव से पहले बिहार में हाई तौबा हुआ था और मंत्रालयों का गठन हुआ था, विभाग हुआ था, तो 6-7 नए मंत्री बनाए गए थे। तो उसी में ये 6-7 मंत्री नए बनने वाले हैं। पहले जैसे बहुत सारे मंत्री थे जिनके पास 2-3 विभाग था, तो उनको विभाग लेके नए मंत्री बनाए गए। उसमें पहले हमारे हैं, ये सारे बीजेपी से मंत्री बने हैं। संजय सरावगी जी दरभंगा सदर से विधायक हैं। आवास एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। सुनील कुमार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको दिया गया है। राजू कुमार सिंह ये पर्यटन विभाग इनको दिया गया है। मोतीलाल प्रसाद को आर्ट एंड कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट दिया गया है। जीवेश कुमार मिश्रा ये जो है ये भी बीजेपी से हैं, दरभंगा के ही विधायक है, दरभंगा के ही एक है, दरभंगा के एक विधानसभा से विधायक है। नगर विकास एवं आवास विभाग इनके पास दिया गया है। अगला है कृष्ण कुमार मंटू जी आईटी मिनिस्ट्री इनके पास दिया गया है। विजय कुमार मंडल आपदा प्रबंधन विभाग। संतोष सुमन ये जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, संतोष कुमार सुमन जी लघु जल शासन विभाग इनको दिया गया है। सुमित कुमार सिंह आईटी मिनिस्ट्री है। जमुई जिला में एक चकाई विधानसभा पड़ती है। बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक थे सुमित कुमार सिंह, चकाई विधानसभा से चुनाव जीते हैं और इन्हीं का नाम है सुमित कुमार सिंह। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ये ब्लर आ गया है। बिहार के 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। तो बाकी ये सब याद करने का है नहीं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव जी। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव। मिलान करने के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव। और विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह। विधान परिषद में उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। और विधान परिषद के विपक्ष की नेता राबड़ी देवी। हमारे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विपुल भाई मनु भाई पंचोली, गुजराती हैं। महाधिवक्ता बिहार के पीसी कुमार शाही हैं। इनके बारे में महाधिवक्ता के बारे में याद रखिएगा, जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे, जो हम लोग पढ़ते हैं ना जी कि महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, नहीं महान्यायवादी अटॉर्नी, उसी तरह आर्टिकल 76 के तहत उसी तरीका से राज्य में महाराज का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता। और ये प्रशांत कुमार शाही जी हैं। पुलिस निदेशक विनय कुमार जी। मुख्य सूचना आयुक्त ये है त्रिपाठी शरण। अब ये सब जो अभी आगे बता रहे हैं ना, ये 4-5 ये लेटेस्ट है। अभी बिहार में देखते होंगे पोस्टरबाजी का दौर चल रहा था, जीजा आयोग, जमाई आयोग, तो ये सारे यही नया नया जो विभाग बना उसी सब विभाग में अपने आप में बंटवारा किए। कोई अपने जीजा जी को, कोई अपने दामाद को, अपने आप को सेट किए, तो वही में ये चीज़ सब है। तो ये सारे नया मंत्रालय बिहार का अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाम रसूल बलियलवी। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अनंत मोहन बदर। अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग की प्रोफेसर अप्सरा। बिहार के रिटायर्ड IAS हैं कुंदन कुमार, कुंदन नाम है कुछ, जो आप लोग DK टैक्स का नाम बिहार में प्रचलित है, तो उसी से रिलेटेड ये हैं प्रोफेसर अप्सरा जी। इनका कहा जाता है आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और, तो इन पे विवाद हुआ था, तो ये सारे विवाद है, तो इसलिए इन सब नियुक्ति को याद रखिएगा। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं विनोद कुमार सिंह। BPSC के अध्यक्ष रघु मनु भाई परमार जी बने हैं। बिहार विश्वविद्यालय आयोग के चांसलर हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं विनोद कुमार सिंह। उसके बाद ये सब हम लोग का भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अनंत मोहन बदर। अब आगे लिखिएगा बिहार स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बने हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह। और बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर अमरदीप कुमार। ये हम लोग का था बिहार करेंट अफेयर्स। 1-2 चीज़ें और जो हम लोग को आगे हम लोग देखेंगे, लगभग अभी तक जो जितने करेंट अफेयर्स हुए उसको हम लोग ने ख़त्म कर दिया है। आगे आप लोग 2-4 चीज़ें जो लिखिए, कॉपी में लिखा रहे हैं,
राज्य अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग के अध्यक्ष बने हैं मृणाल पासवान। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं मृणाल पासवान। ये कौन है? श्री चिराग पासवान जी के जीजा जी, मृणाल पासवान। अगला लिखिए, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो एससी, वो थे एससी के, ये थे एसटी के। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। और राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक कुमार। राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उसके अध्यक्ष कौन है? नीरज कुमार, नहीं दीपक कुमार, दीपक कुमार। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस मंथ का करंट अफेयर्स है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के बने हैं विनोद सिंह गुंजियाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कौन बने हैं? लिख लीजिए, विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुंजियाल। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और हमने लगभग सारे चीज़ों को कंप्लीट करा दिया। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जितना अधिक मात्रा में आप रिवाइज कीजिएगा एग्ज़ाम में, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।